नमस्कार। राजस्थान संवाद में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में पूनम। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अपने बेबाक बोलों के लिए जाने जाने वाली कांग्रेस की उपाध्यक्ष अर्चना शर्मा जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो मैम, जो उपचुनावों में आपकी शानदार जीत हुई है उसके लिए, और लोकल बॉडीज़ और पंचायत के जो भी रिजल्ट्स आए हैं उसमें भी शानदार जीत के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। जी, धन्यवाद। सबसे पहले मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस जीत का श्रेय आप किसे देंगी? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की अच्छाई की वजह से या बीजेपी की बुराई की वजह से आप लोग जीते हैं? देखिए, राजनीति में जीत के दो कारण होते हैं। एक तो जो एंटी इनकम्बेंसी होती है उसका बड़ा महत्व होता है, लेकिन जीत भी तभी दर्ज करवाई जा सकती है आज के इस डिजिटल युग में जब आप हर मोर्चे पर जनता के बीच में मौजूद हों, उसकी बात को उठा सकने में सक्षम हो और जो सत्ताधारी पार्टी उसकी वादा खिलाफी को उजागर कर सकें। हमने जनता का विश्वास जीता, अपना सतत उनके साथ संवाद कायम रखा और उसकी जब कोई विपदा आई उस पर या सरकार की वादा खिलाफी सामने आई तो हमने पुरजोर तरीके से उसको उठा करके और सरकार को बैकफुट पे लाकर छोड़ा। ऐसे बहुत से उदाहरण, इसमें आप माइनिंग स्कैम को ले सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा काला कानून सरकार लाना चाहती थी और इतनी एडमेंसी थी मुख्यमंत्री के स्तर पर कि दीपावली की छुट्टी के समय कैबिनेट नोट की तरह सर्कुलेट करके और उसे लाने का प्रयास किया गया, लेकिन हमने तब जाकर के अपनी गिरफ्तारियां दी, मजबूती के साथ आवाज़ को रखा और जनता को में ये विश्वास पैदा किया कि सत्ता में बैठे लोगों से ज़्यादा विपक्ष जिम्मेदार है। और मुझे लगता है कि जनता में विश्वास पैदा किया जाना, सतत उनके साथ संवाद कायम रखना और अपनी विश्वसनीयता को कायम रख पाने ने हमें इस सफलता की ओर बढ़ाया। और इसमें निश्चय ही हमारे कार्यकर्ताओं की, नेताओं को होती है, उसमें सारी लीडरशिप का तो सबसे बड़ा इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह, साथ ही साथ जनता के विश्वास ने जीत सुनिश्चित की है। अर्चना जी, सरकार उपचुनावों के बाद भी कभी बीजेपी का मैनिफेस्टो बच्चों को पढ़ाने का ऑर्डर निकाल रही है तो कभी कॉलेज के बच्चों को जीन्स टी शर्ट पहनने से रोक रही है। क्या मानती हैं आप कि क्या सरकार अपनी हार से बौखला गई है? देखिए, बौखलाई तो निश्चित रूप से सरकार है, इसीलिए मुख्यमंत्री ने गत दिनों कहा कि वेकअप कॉल था उपचुनाव की हार। अब जब खुद मुख्यमंत्री स्वीकार करती हैं कि वो सुप्त अवस्था में थे, तो अब इसका कोई इलाज नहीं हो सकता और ये स्वीकारोक्ति उस पर मोहर भी लगाई। अब जो ये बाई इलेक्शंस हुए हमारे पंचायत और जिला परिषद के और निकायों के, उसमें भी हमें जीत मिली है। देखिए, ऐसे सर्कुलर्स आते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि नॉन इश्यूज़ के आधार पर सरकार डाइवर्ट करना चाहती है ध्यान को। और आपने देखा कि सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए शिक्षा के माध्यम को इस्तेमाल करना एक प्लेटफॉर्म के रूप में ये निंदनीय है। उसका भी हमने विरोध किया, अल्टीमेटली बैकफुट पर सरकार आई। अभी रिसेंटली हमने सुना कि हायर एजुकेशन में ड्रेस कोड लागू करना चाहती है सरकार। तो देखिए, ये इसलिए हमें अच्छा नहीं लगा क्योंकि पेरोकियल माइंडसेट को इम्पोज करना एक तरह से सरकार के द्वारा छात्रों पर है। चूँकि डिफरेंट स्ट्रीम से छात्रियाँ आते हैं, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, उनको स्कूल के डिसिप्लिन के बाद हायर एजुकेशन में उम्मीद होती है कि वो अपने मन का पहन सकते हैं, अपने हिसाब से अपने शैक्षणिक वातावरण का चयन कर सकते हैं और सब्जेक्ट्स भी चयन कर सकते हैं, फैकल्टी के आधार पर भी उनका इसमें रुचि होती है। लेकिन आप एक फरमान जारी कर दें, वो भी सरकारी फरमान, इसका विरोध निश्चित रूप से होगा क्योंकि कंसेंसस बिल्डिंग की बात तो हो रही है, लेकिन वो कैसे कंसेंसस बनेगा, मुझे लगता है ये सारी चीज़ें भ्रमित करने के लिए, कोर इश्यू से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए हम इसका भी इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि हमारी डाइवर्सिटी पर एक तरह से कुठाराघात है। और जो पाठ्यक्रम में जिस प्रकार की परिवर्तन की कभी बातें की जाती हैं, उन शिक्षा मंत्री को या उस शिक्षा मंत्री को यह आभास होना चाहिए कि उनके शासन में 45% जो है फैकल्टी की सीट्स खाली हैं, शिक्षकों के बिना सारे शिक्षण संस्था चल रहे हैं और जिस प्रकार से सिलेबस को या करिकुलम को डाइवर्ट या उसको रिवाइज करने की बात की जा रही है, वो अपनी विचारधारा के अधिरोपण की एक नीति है जिसका भी हमने विरोध किया है। चलिए, इस बात को तो मान लिया कि राजस्थान में बीजेपी अपनी कब्र खुद ही खोद रही है, लेकिन क्या कांग्रेस की गुटबाजी उनकी हार की वजह बन सकती है? देखिए, हम हमेशा से कहते रहे कि कोई गुटबाजी नहीं है। चूँकि लीडर्स होते हैं, स्टेचर होता है उनका, उनके फॉलोअर्स होते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि उनमें कोई विरोधाभास या विघटन की स्थिति। हम लोगों ने कलेक्टिव लीडरशिप में काम किया, इसी का परिणाम है कि 4 वर्षों पहले जो डिबैकल हुआ हमारी पार्टी का, उसके बावजूद हम लोगों ने न सिर्फ वोट परसेंटेज को बढ़ाया बल्कि भारतीय जनता पार्टी को 22 विधानसभा में से 20 विधानसभाओं पर शिकस्त दी। और ये देखिए, परंपरागत रूप से बाई इलेक्शन में सत्ताधारी पार्टी का पलड़ा भारी रहता है, लेकिन कांग्रेस की कलेक्टिव लीडरशिप, कार्यकर्ताओं के गिरे मनोबल को उच्च स्तर पर पहुँचाकर उनके विश्वास को हमने जीता और 4 वर्षों में जो चुनाव है सब में हमने जीत हासिल की। तो ये तो एक मुगालता है भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर, यदि कोई सोचे कि हमारी जो ग्रुपिज्म है उसके कारण हम लोग सफलता हासिल नहीं करेंगे। हम लोग ग्रुपिज्म में विश्वास नहीं करते। हमारा उद्देश्य जनता को जो अराजकता है, निरंकुशता है, उससे मुक्ति दिलवाना। जनता भी हमारे साथ तैयार है इन सबको पछाड़ करके लोकतांत्रिक मूल्यों को पुनः स्थापित करने के लिए। अर्चना जी, आखिरी सवाल जो हर किसी के मन में है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अशोक गहलोत या सचिन पायलट?
देखिए, ये प्रश्न कई बार लोग सोचते हैं बड़ा दुविधा का प्रश्न है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊं, इस समय हमारा एक ही उद्देश्य है कि कांग्रेस के झंडे और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी, उनके नेतृत्व में हमें चुनाव लड़ना है। हमारे लिए और हमारी लीडरशिप के लिए ये इममटीरियल है, कौन सीएम बनेगा ये बात का मुद्दा है। आज सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य कांग्रेस का ये है कि भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफी करने वाली सरकार, जिसने महिला उत्पीड़न को चरम पर बढ़ाया, जिसने किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, जिसने छात्रों की में भी राजनीति का एक तरह से इंडक्शन किया और पूरी तरह से पूरे प्रदेश को तबाही और बर्बादी की ओर धकेल करके हाहाकार को मचाने में अपनी उपलब्धि हासिल की है, उस सरकार से मुक्ति दिला करके और कलेक्टिव लीडरशिप में हम सरकार में स्थापित हों, जनता की सेवा करने के लिए, सत्ता पर काबिज होने के लिए, यही हमारा उद्देश्य है। मैम, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी सारी महिलाओं को? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का बड़ा महत्व पूरे विश्व भर में। उसका कारण है कि ये महिलाओं को समर्पित एक दिवस होता है, जिस पर पूरे विश्व महिलाओं के जितने भी अचीवमेंट्स हैं उनको एक्नॉलेज करके और उनको सम्मान देने का एक काम किया जाता है। लेकिन मेरा एक ही संदेश है पूरे विश्व में सभी लोगों को, क्योंकि आज डिजिटल मीडिया का ज़माना है, आपका जो अप्रोच है पूरे सब जगह ग्लोबल है, तो मेरा ये मानना है कि महिलाओं को सिर्फ टोकनिज्म के रूप में सिर्फ दिवस पर ही प्रोत्साहित मत कीजिए, उसका हौसला मत बढ़ाइए, उसे हमेशा सतत रूप से उसको हौसला अफजाई की आवश्यकता है। और इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि चाहे कितना भी बड़ा विकसित देश अमेरिका जैसा देश क्यों ना हो, वहाँ पर भी शोषण की स्थिति बहुत ज़्यादा है। तो महिलाओं को सुरक्षित वातावरण मिले, उनकी प्रतिभा का सही आकलन हो सके, उनके योगदान को सही क्षमताओं के साथ पहचान करके और उन्हें उचित स्थान समाज में दिया जा सके, इसकी सबसे बड़ी दरकार है। मैम, आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आई, आपने हमसे इतनी सारी बातें की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने जिस प्रकार से मेरे साथ संवाद स्थापित किया और इसके माध्यम से एक संदेश भी जाएगा आपके मीडिया सॉल्यूशंस के माध्यम से जनता के बीच में, तो ये हमारे लिए भी एक उपलब्धि है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।